हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आप फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर में पेपर नंबर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने एक टॉपिक करा दिया था जिसमें था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, यानी नाभिक की खोज कैसे हुई थी। तो उसमें मैंने बताया था कि नाभिक की खोज में क्या था, अपने पास दो मॉडल बताए थे मैंने। एक तो थॉमसन मॉडल बताया था, एक रदरफोर्ड बताया था। तो स्टार्टिंग में जब आया तो थॉमसन आया, फिर उसमें कुछ कमी रही थी, वो कमी को क्या किया, रदरफोर्ड ने पूरा किया। तो आप जो नाभिक के बारे में जो डिटेल से व्याख्या की वो किसने की, रदरफोर्ड ने की। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है अल्फा प्रकीर्णन है, अल्फा स्कैटरिंग वाला, जो स्वर्ण पन्नी से अल्फा कण को टकराया जाता है तो अल्फा कण में जो इफेक्ट आते हैं, तो वहां से अपन को पता लगा कि क्या पता लगा था कि नाभिक क्या होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। तो परमाणु के केंद्र में कोई छोटा सा भाग होता है, वहां क्या रहता है, नाभिक स्थित रहता है। तो उसी नाभिक के बारे में आज अपन डिटेल से बात देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अपन को ये पता लग गया था, थॉमसन आया था, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, उसके साथियों ने नाभिक की खोज की और नाभिक के बारे में कुछ व्याख्या की। अब अपन बात करते हैं नाभिक की खोज। तो हो गई, साइंस में खोज क्या होती है, खोज तो हो जाती है, पर उस खोज, अब जैसे कोई भी बर्ड है, अब जैसे अपने पास नाभिक ही है, तो नाभिक का पता तो लगा लिया उन्होंने। फिर अब देखा कि नाभिक की प्रॉपर्टी होगी, कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो जानने के लिए अपने पास क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है। तो वही नाभिक के गुण के बारे में, यानी अपने पास टोटल क्या है, 8-9 प्रॉपर्टी है, तो उन प्रॉपर्टी को अलग अलग देखना है। तो सबसे पहले तो मैं नाभिक को, जो आप 12th में पढ़ चुके हो, नाभिक के बारे में क्या क्या जानते हो वो मैं वापस बता देता हूँ कि नाभिक के बारे में क्या क्या जानते हो। नाभिक को हमेशा आप लिखने का तरीका क्या रहता है, या संकेत नाभिक को कैसे लिखते हैं अपन, ZXA से। यदि ZXA से लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, Z तो क्या है यहाँ पे, Z तो रहेगा परमाणु क्रमांक, या फिर अपन कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन की संख्या। तो ये जेड तो क्या बताएगा अपन को, परमाणु क्रमांक बताएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या है। और ये क्या बताएगा अपना, ये बताएगा अपना द्रव्यमान संख्या, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड। तो ये क्या अपने पास, जब नाभिक का पता लगा लिया, नाभिक का पता लगाने के बाद अपन को जानना था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसका क्या मानचित्र है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो वो सब अपन को देखना है। तो सबसे पहले तो नाभिक का संकेत क्या होता है, ZXA। यदि मैं नाभिक के प्रकार की बात करूं तो नाभिक के प्रकार भी दो होते हैं अपने पास। यदि नाभिक के प्रकार की बात की जाए तो मैं दो भागों में तोड़ देता हूँ इसे। फर्स्ट तो होता है स्थायी नाभिक, और सेकंड क्या होता है अपने पास, रेडियो एक्टिव नाभिक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टेबल न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा कि, या फिर अपन कह सकते हैं स्टेबल न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ये स्थायी नाभिक यानी वो कि जो अनंत काल तक परिवर्तित नहीं होता। अनंत काल यानी एक लंबे समय तक, लंबे समय आप जानते हो कितना भी हो सकता है, तो अपन लिख सकते हैं कि जो लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि अनंत काल तक परिवर्तित नहीं होता, अनंत काल तक परिवर्तित नहीं होता, वही क्या कहलाता है, अपना स्थायी नाभिक कहलाता है। यदि रेडियो एक्टिव नाभिक की बात करें तो रेडियो एक्टिव नाभिक किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक वह नाभिक होता है जो स्वतः विकटित होता है, वह नाभिक जो क्या रहता है, स्वतः विकटित होता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्वतः विघटन यानी कोई बड़ा सा पार्ट होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तो वही क्या कहलाता है, अपना विघटन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये स्थायी नाभिक है, तो ये नाभिक को मैंने दो प्रकार में बांट लिया, एक तो स्थायी नाभिक, एक रेडियो एक्टिव नाभिक। तो स्थायी नाभिक तो किसे कहेंगे, अनंत काल तक परिवर्तित नहीं होता, यानी वह नाभिक जो अनंत समय या अनंत काल तक परिवर्तित नहीं होता, वह तो क्या कहलाता है, अपना स्थायी नाभिक, स्टेबल न्यूक्लियस। यदि रेडियो एक्टिव नाभिक की बात करें, रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं, जो ऐसे कण या ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, अल्फा कणों का स्वतः उत्सर्जन करता है, वो क्या कहलाता है, अपना रेडियो एक्टिव कहलाता है। तो अपन बात करें रेडियो एक्टिव नाभिक की, तो वह नाभिक जो स्वतः विकटित होता है, यानी उसमें से क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी अल्फा बीटा गामा जो भी है वो बाहर निकलते रहते हैं, तो कुछ मास उसका कम होता रहेगा, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि वो क्या होगा, अपना स्वतः विकटित होगा, यानी ये तो कहलाएगा अपना रेडियो एक्टिव और ये कहलाएगा स्थायी नाभिक। अब अपन बात करते हैं कि कुछ ग्राउंड स्टेट एनर्जी स्टेट। आप जानते हो कि कोई भी परमाणु में जो नाभिक रहता है, मान लिया कि अपने पास दो एनर्जी स्टेट रहते हैं, मान लिया कि अपने पास एक तो ग्राउंड स्टेट, एक
कोई भी नाभिक है वो किसी परमाणु में उसके ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं। तो मान लिया कि जो लोवेस्ट एनर्जी यानी सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर होगा, सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा? अपना ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या अपना मूल ऊर्जा स्तर, हिंदी में कहे तो मूल ऊर्जा स्तर। और यदि इसके ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर, यानी एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी लेवल। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो मिनिमम होता है वो तो क्या कहलाएगा? ग्राउंड। और बाकी जो ग्राउंड के ऊपर वाले होते हैं वो कहलाएंगे एक्साइटेड या उत्तेजित ऊर्जा स्तर या उत्तेजित अवस्था। तो ये तो हो गया मूल ऊर्जा स्तर, ये हो गया उत्तेजित ऊर्जा स्तर। अब अपन बात करते हैं कि ये ऊपर जो ग्राउंड वाला है उससे ऊपर 2, 3, 4 ऐसे और आते हैं। तो जो ग्राउंड के फर्स्ट वाला जस्ट ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जस्ट इसके ऊपर वाले की बात करें तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसके ऊपर वाले की बात करें तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसे ही सीरीज क्या होगी? चलती रहेगी। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी नाभिक रहता है या किसी भी परमाणु में नाभिक रहता है, उसके ऊर्जा स्तर अलग अलग हो सकते हैं। तो ऊर्जा स्तर अलग अलग हो सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, तो ऐसे वो चेंज करता रहता है। तो कभी भी नाभिक यदि ऊर्जा स्तर चेंज करता है तो उसमें कभी भी ना जेड चेंज होगा ना ए चेंज होगा। वो क्या करेगा? उसका ए हमेशा जो है पहले था वो का वही रहेगा, और नाभिक की अवस्था भी क्या रहेगी? वो की वही रहेगी। तो अपन बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी की। अपन ने देख लिया कि नाभिक को जेड एक्स ए से लिखते हैं, जेड क्या है, ए क्या है। अब अपन ने देख लिया कि नाभिक की खोज हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है कि इसका क्या कंसेप्ट था, क्या इसकी डिटेल में व्याख्या की गई, और क्या इसका मानचित्र था कि इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। ये तो फिक्स है। अपन ने केवल इतना बताया है कि नाभिक कहाँ रहता है? परमाणु के केंद्र में रहता है, जिसमें उसका समस्त द्रव्यमान क्या रहता है? पूरे परमाणु का केंद्रित रहता है। वही का क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। और अपन ये भी जानते हैं कि नाभिक में क्या क्या रहता है? 12वीं में आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या रहता है? आपस में नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं, जिसे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वही क्या कहलाते हैं? अपने नाभिक की अवस्था या न्यूक्लियस कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है? अपना इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर एसपीडीएफ में चक्कर लगाते हैं, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में बांधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं। तो वो कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अपन को एक प्रॉपर्टी की बात करनी है इन सब में। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, देखो मैं नाम बता देता हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर जानने के लिए यदि नाभिक को आपके पूरा जानना है यानी पूरा डिटेल से पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी सब पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन द्रव्यमान संख्या, जिसको अपन संकेत किससे लिखते हैं? इसका संकेत है ए। द्रव्यमान संख्या को ए से व्यक्त करते हैं, मास नंबर जिसे बोलते हैं। क्या? मास नंबर, इसका डिनोट ए। बात करते हैं विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश क्या होता है? जेड ई, यानी इसका जो संकेत होता है वो तो क्या होता है? जेड ई। यानी कोई भी नाभिक होता है उस पर आवेश कितना है, कैसे आवेश निकालते हैं वो बात करेंगे इसमें। यदि बात करते हैं थर्ड द्रव्यमान की, एक तो देखो इसमें द्रव्यमान संख्या है, एक द्रव्यमान है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि डिफरेंस कैसे? यदि ए वाला है ये तो क्या अपने द्रव्यमान संख्या, जो द्रव्यमान है वो क्या इस पूरे नाभिक का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो उसको अपन किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या अपन जानते हैं ये रेडियस होती है, तो उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। यदि प्रचक्रण की, यहाँ तक तो लगभग सब आप जानते हो, 12th में पढ़ चुके हो। ये वाली कुछ प्रॉपर्टी है वो आपके लिए शायद नहीं हो सकती है। तो प्रचक्रण है जिसे क्या बोलते हैं? स्पिन, जिसको अपन डिनोट क्या करते हैं? या तो जे से करते हैं या फिर कई बार एस से भी कर लेते हैं, पर ज्यादातर जे से करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा अपने पास? मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको अपन किससे लिखते हैं? म्यू से। तो चुंबकीय आघूर्ण शायद आपने यदि 12वीं में मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ी है तो उसमें भी, और फर्स्ट ईयर में जो विद्युत चुंबकत्व वाली बुक है उसमें भी ये वाली टर्म थी मैग्नेटिक मोमेंट वाली। यदि विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण की बात करें यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, ये भी शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक में, तो यहाँ भी अपन वापस पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? इसका भी डेरिवेशन होगा, जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल क्यू से। तो अपन लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको म्यू से और इसको कैपिटल क्यू से। यदि बात करें नेक्स्ट समबारिक प्रचक्रण, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? आई से, यानी जिसको बोलते हैं अपन आइसोस्पिन। और पैरिटी होती है, पैरिटी किसकी होती है? किसी भी नाभिक के तरंग फलन होता है, तरंग फलन की पैरिटी होती है, तो तरंग फलन को अपन लिखते हैं पी से। तो ये सब चीजें अपन को एक एक देखनी है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, किस पर? द्रव्यमान संख्या। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन द्रव्यमान संख्या। तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी? द्रव्यमान संख्या की, यानी मास नंबर। तो मास नंबर को आप लिखते किससे हो? ए से।
अब ये मास नंबर में होगा क्या, कैसे निकालेंगे मास नंबर, तो अपन जानते हैं कि अपन कोई भी नाभिक लिखते तो नाभिक को आपने कैसे लिखा है, ZXA। अब मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाला तो क्या रहता है, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये क्या रहता है, द्रव्यमान संख्या। तो ये वाली इसकी क्या हो जाएगी अपनी मास नंबर। यानी किसी भी नाभिक को आप लिखोगे तो उसमें जो ऊपर टॉप पर जो लिखा जाता है, यानी किसी भी नाभिक के टॉप में जो लिखा जाता है वो इसकी क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी। यदि एग्जांपल की बात करें तो अपन मानते हैं कि 2He4, 6C12, 3 लिथियम 7, कुछ भी हो सकता है, 8 और 16। तो इसमें यदि बात करें क्या द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी अपने पास, तो द्रव्यमान संख्या होगी इसमें पास देखो 4, इसमें 12, इसमें 7 और इसमें 16। अब द्रव्यमान संख्या को अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको द्रव्यमान संख्या को ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। देखते हैं ZX से क्या है, अपन ने नाभिक लिखा, यदि इसमें प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, Z के बराबर। और अपन न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हो आप, A माइनस का Z। तो ये क्या रहता है अपने पास, ये वाली प्रोटॉन की संख्या, तो जो Z होता है वही न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, A माइनस Z। तो अपन बात करें A की, तो अपन कह सकते हैं कि N की संख्या, यदि N इज इक्वल टू क्या होता है A माइनस Z। यदि A निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ कि N प्लस Z इज इक्वल टू A। तो ये Z क्या है, प्रोटॉन की संख्या, यानी मैं लिख सकता हूँ कि N प्लस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वही क्या होती है, अपनी द्रव्यमान संख्या होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट तो क्या हो गया अपने पास, यदि इनके भी एग्जांपल लिखे, यदि प्रोटॉन की बात करें इनमें, तो प्रोटॉन कितना होगा अपने पास, देखो इसमें तो प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 4 माइनस 2, यानी ये कितना रहेगा अपने पास 2। इसमें प्रोटॉन 6, इसमें न्यूट्रॉन 6, इसमें प्रोटॉन तो 3, न्यूट्रॉन कितना 7 माइनस 3 4, प्रोटॉन 8 और न्यूट्रॉन 8। अब यदि ए की बात करें तो ए कितना हो जाएगा, ये अपना ए है तो ये ए हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का जो कुल योग होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या, किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, अपनी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना, ये एग्जाम्पल कोई भी न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ी स्टार्टिंग की थ्योरी है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको डेफिनेशन और थ्योरी बना के लिखनी है सेल्फ के अकॉर्डिंग, और उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका। तो ये क्या थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द्रव्यमान संख्या। अब अपन बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, विद्युत आवेश। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले तो विद्युत आवेश को लिखते किससे, तो लिखते किससे अपन, Ze से, यानी इसका जो संकेत है वो कितना है, Ze। जैसे आवेश क्या होता है आप जानते ही हो, आवेश का आप 12वीं में अच्छे से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अपने पास Ze, यानी Z तो यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, जिसको अपन किससे लिखते हैं, Z से। तो ये Z तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये E क्या है, E से यदि किसी भी परमाणु क्रमांक का यदि E से मल्टीप्लाई करें तो अपन को क्या मिलता है, विद्युत आवेश मिलता है। उस नाभिक पर कितना आवेश है वो पता लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये E की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो कि E की वैल्यू कितनी रहती है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या रहेगा अपना E की वैल्यू। तो यदि अपन बात करें कि यदि परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा कैसे लिखोगे, कि किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक का E से गुणा किया जाए या E से मल्टीप्लाई किया जाए तो अपन को क्या मिलता है, विद्युत आवेश मिलता है। यदि अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें या एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मान लिया कि अपने पास क्या है 2He4, एग्जाम्पल क्या है अपना
2He4। यदि इसमें बात करें प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। अब यदि मैं बात करता हूँ प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, इस पर आवेश निकालना है तो कैसे निकालें, तो आवेश क्या है अपना Ze है, तो Ze यानी Z कितना है, Z तो क्या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, तो Z कितना है 2, और साथ में क्या हो जाएगा E, तो जो इस पर अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश है वो कितना है 2E। ऐसे ही अपन बात करते हैं 6C12 की, तो 6C12 क्या है अपने पास, कोई भी नाभिक या परमाणु, तो इसमें बात करते हैं कि 6 क्या होगा अपने पास, इसका जो आवेश होगा वो कितना होगा 6E। ऐसे ही 3 लिथियम 7 का कितना होगा अपने पास 3E। तो अपन कह सकते हैं कि ये सब क्या है आवेश है, और इसमें यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो ये सब आवेश निकाल के E की वैल्यू क्या रखोगे आप 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, जब किसी प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक का E के साथ गुणा किया जाए तो वो क्या कहलाती है अपनी विद्युत आवेश कहलाता है। किसका, किसी नाभिक का। तो अपन किसी भी नाभिक का विद्युत आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं अपन Ze से लिखते हैं, तो Z उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। चाहे कोई सा भी नाभिक आ जाए आपके पास, आपको Z से परमाणु क्रमांक पता है तो आप आवेश आसानी से निकाल सकते हो। यदि कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें यदि आवेश दे रखा है या आवेश निकालना होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं Z की वैल्यू जो परमाणु क्रमांक होता है वो रख देते हैं, E का क्या करते हैं मान रख देते हैं। तो E का मान आपको याद होना चाहिए, वैसे आप पढ़ चुके हो। एक कंसेप्ट ये भी है कि अपने पास जब नाभिक और परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु को कैसा मानते हैं अपन उदासीन मानते हैं, पर नाभिक को कैसा मानते हैं धनावेशित मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि परमाणु में क्या रहता है, परमाणु के अंदर नाभिक रहता है, नाभिक में क्या रहता है अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जब नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन कैसा होता है अपने पास धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है उदासीन होता है। जब प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, इसका मतलब नाभिक कैसा हो गया धनावेशित हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या उसके साथ उदासीन है, तो टोटल नाभिक तो कितना हो गया धनावेशित हो गए। अब यदि परमाणु कहते हैं कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चारों ओर जितने अपने पास प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने अपने पास प्रोटॉन है उतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे नाभिक के। तो अपन कह सकते हैं कि वो प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलकर क्या हो जाता है वो उदासीन हो जाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि परमाणु तो क्या होता है उदासीन होता है, बल्कि नाभिक क्या होता है धन आवेश होता है। बहुत अच्छा वाइवा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो वाइवे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। तो ये अपनी दो प्रॉपर्टी हो गई, एक तो हो गई द्रव्यमान संख्या, दूसरी हो गई विद्युत आवेश। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपनी द्रव्यमान। देखो अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब बात करते हैं अपन थर्ड द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान पढ़ा है कि अपन ने द्रव्यमान को सबसे पहले तो किसका संकेत है, इसका संकेत क्या है एम, यानी द्रव्यमान को किससे लिखते हैं अपन एम से। तो ये क्या हो जाएगा द्रव्यमान का जो संकेत है वो है एम। तो अपन बात करते हैं एक तो द्रव्यमान संख्या है, एक द्रव्यमान, दोनों अलग अलग है, दोनों एक चीज नहीं है, क्योंकि एक द्रव्यमान संख्या जो हमेशा नाभिक में ए होता है और एक क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो अपन बात कर रहे हैं नाभिक के द्रव्यमान की। अब यदि बात करते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान रहता है वो कहाँ रहता है, तो पहले जब रदरफोर्ड और थॉमसन में पढ़ा था कि जो परमाणु का द्रव्यमान रहता है वो किसी नाभिक में एक ही जगह पर छोटी सी जगह में क्या रहता है केंद्रित रहता है। यानी किसी भी परमाणु का जो कंप्लीट द्रव्यमान होगा वो क्या होगा किसी नाभिक में या छोटी सी जगह में केंद्रित रहेगा। तो ये अपन ने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान के अंदर क्या होता है, जब द्रव्यमान के अंदर की बात करें यानी द्रव्यमान किसी भी नाभिक का आपको द्रव्यमान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो यदि बात करते हैं नाभिक के द्रव्यमान की तो आपने एक वर्ड आता है आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में AMU। तो किसी भी द्रव्यमान नाभिक का द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान निकालना हो या किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो वो किससे निकालते हैं अपन, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है AMU या एटॉमिक मास यूनिट। यानी जिस किसी के पीछे आपको AMU दिया हुआ हो इसका मतलब आपको क्लियर है कि वो क्या है नाभिक का द्रव्यमान है। तो अपन बात करते हैं कि ये किसके बराबर होता है ये AMU। ये कुछ 1961 में शायद कोई ऐसे सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इसको पता लगाया गया और इसका नाम दिया गया कि नाभिक का द्रव्यमान हम किससे मापेंगे AMU से मापेंगे। अब यदि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान निकलता कैसे है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं 1 AMU की कि 1 AMU किसके बराबर होता है। तो जब 1 AMU की बात करते हैं यानी AMU किसके बराबर होता है तो 6C12 परमाणु का द्रव्यमान
अपॉन में क्या हो जाएगा इसका 12वां भाग। यानी कह सकते हैं कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, 6c12 परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग। यानी जो अपना ये वाला परमाणु है 6c12 उसका जो 12वां भाग होता है यानी 1/12, तो वो क्या कहलाएगा, अपना एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। तो अपने पास ये क्लियर होना चाहिए कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो किस में मापते हैं अपन, एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में। अब जब ये इसमें मापते हैं तो ये किसके बराबर होता है, यानी 6c12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में उसका 12वां भाग। या फिर अपन कह सकते हैं कि 6c12 का 12वां भाग होता है वो क्या होता है, एएमयू के बराबर होता है। यदि मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 AMU इज इक्वल टू m 6c12 अपॉन में 12 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये क्या है 6c12 परमाणु का द्रव्यमान है, तो मैंने द्रव्यमान क्या क्या लगा दिया, m किसका है 6c12 का, AMU किसके बराबर होगा 1/12वें भाग के। अब यदि इसके आगे की बात करें तो यदि 1 AMU m 6c12 हो गया, यदि इसको आप किलोग्राम में लिखना चाहो या फिर एक मोल के लिए लिखना चाहो तो अपन लिख सकते हैं कि यदि किलोग्राम में लिखे या फिर एक मोल 6c12 परमाणु का द्रव्यमान, तो ये कितना होगा। देखो यहाँ से तो आप लिख सकते हो कि मैं क्या लिखूँ, m 6c12 ये लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 इधर आएगा तो ये क्या कहलाएगा अपना 12 AMU। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो अपने पास 1 मोल 6c12 आया वो कितना है अपने पास 12 AMU। अब जब ये अपने पास 12 AMU आया, अब अपन बात करते हैं कि ये क्या अपना 1 मोल है। जब 1 मोल की बात होती है तो अपन क्या करते हैं, इसके आवोगाद्रो संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आवोगाद्रो की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 12। तो ये क्या रह जाएगा अपना एक 6c12 परमाणु का द्रव्यमान रह जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं 6c12 का 1 मोल के लिए द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12 AMU। यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अपने पास, वही अपने पास यदि इसको आप कन्वर्ट करते हो किसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो क्या आना चाहिए अपना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख लीजिए एक बार आप। लिख दिया होगा। तो ये तो क्या अपना आया कि 6c12 परमाणु का द्रव्यमान किस में आया, इसमें। तो ये तो हो गया अपना ये वाली। अब यदि बात करें कि AMU यानी 1 AMU की यदि अपन MEV या एनर्जी की टर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो उसे कैसे करेंगे। तो ये तो क्या हो गया अपना, यदि इसको किलोग्राम में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, किलोग्राम में लिखे तो क्या होगा, किलोग्राम में लिखने का मीनिंग क्या होगा, किलोग्राम में क्या करेंगे, इसको अपन लिखेंगे 12 kg, यानी 12 kg यानी जो अपने पास द्रव्यमान संख्या थी उसका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 12 AMU। यदि 1 AMU की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻26 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1 AMU। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MEV अपॉन में C²। तो ये किसके बराबर आ जाएगा
इसके बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि जो 1 AMU आएगा वो कितना आएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में C स्क्वायर। तो ये जब आपको एटॉमिक मास यूनिट दी हुई हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि कुछ और दिया हुआ है, या कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ हो जिसमें क्या दिया हुआ, उसका मास यानी AMU दिया हुआ हो, तो उसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किस फॉर्म में, एनर्जी वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, अपनी थर्ड प्रॉपर्टी थी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देख लो एक बार वापस, एटॉमिक मास यूनिट के साथ मल्टीप्लाई में जो होता है वो क्या होता है, अपना द्रव्यमान होता है। 1 AMU किसके बराबर होगा, 6C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन में 12। 1 AMU इसके बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर हो गया, 12 AMU के। यदि एक मोल के लिए बात करें या किलोग्राम, एक मोल के लिए बात करें तो एक मोल के लिए क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई। यदि इसी को मैं किलोग्राम में व्यक्त करूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास 12 kg, क्योंकि अपनी द्रव्यमान संख्या कितनी, 12। तो 12 kg इज इक्वल टू 6.02 10 की घात 26 इंटू 12। तो 1 AMU की वैल्यू निकालनी, तो 1 AMU कितना हो जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में C स्क्वायर। एक अपने पास टर्म आती है संकुलन गुणांक। यदि बात करते हैं, एक टर्म आती है अपने पास 4 मान लो या कोई और मान लो कि संकुलन गुणांक। यानी पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो पैकिंग फ्रैक्शन F इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू M माइनस A अपॉन में A। तो जो 6C12 का जो संकुलन गुणांक होता है वो तो कितना होता है, F इज इक्वल टू 0 होता है। यदि हल्के नाभिक है तो हल्के के लिए कितना होगा, F इज इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि भारी है तो F कितना होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हल्के और भारी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता लगेगा, देखो अपने पास 6C12 के लिए तो F 0 हो जाएगा अपने पास, और क्योंकि M भी कितना रहता है 12 और A भी कितना रहता है 12 माइनस 12 वैसे ही 0। फिर अपन बात करते हैं यदि हल्का नाभिक है तो हल्का नाभिक है तो हल्का नाभिक का मास कितना होगा, M कम होगा, A क्या होगा, हल्के नाभिक है तो F कितना आना चाहिए, पॉजिटिव, और भारी है तो F कितना आना चाहिए, नेगेटिव। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लो आप।